नाजायज और नापाक हुकूमत को समंदर बुर्द न कर देंगे। हर बारी सुटन दे चक्कर दे विच आप डिग पैंदे हो। ये गलत कानून जो मुल्क पर मुसल्लत किए गए, ये सब कानून खत्म कर दिए जाएंगे। पहले अपने न्याणे गिन लो, हिसाब कर लो भी किधर ने हो सारे, फिर हुकूमत सुट लेना इमरान खान दी। तासुर देना किसी के हम दबाव में काम कर रहे हैं, मैंने नहीं लिया किसी इदारे का। लोगों को गलत बातें नहीं बताएं, इंतशार नहीं फैलाएं, इदारों के ऊपर से भरोसा नहीं उठवाएं लोगों का। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, अदलिया से मुतल्लिक जो एक इल्ज़ाम आ रहा था कि अदलिया के फैसलों पर इदारे असरअंदाज हो रहे हैं, इस पर आज एक बड़ी वजाहत आई है। वो वजाहत किसी और की तरफ से नहीं बल्कि ख़ुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आई है, जिसमें जस्टिस गुलजार अहमद ने यह कहा कि अदलिया के फैसलों पर कोई भी इदारा असरअंदाज नहीं हो रहा, अदलिया अपने फैसलों में आज़ाद है और अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर ऐसी कोई बात हुई तो वो छोड़कर चले जाएंगे। तो आज क्या जो एक बहुत ज़्यादा शकूक व शुबहात अदलिया के फैसलों से मुतालिक पैदा किए जा रहे थे, पर्टिकुलरली अगर हम नून लीग की बात करें तो मियाँ नवाज शरीफ की कन्विक्शन के हवाले से, मरियम नवाज की सज़ाओं के हवाले से, जो नून लीग एक नैरेटिव बना रही थी कि इदारे जाकर अदालतों से फैसले लेते हैं, उनके खिलाफ सारी चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं। और पिछले हफ्ते भी जो एक बयान अल्फी चल रहा है जस्टिस रिटायर्ड राना शमीम साहब की तरफ से कि फ़ोन कॉल्स गई, बेंच बनाए गए, उनके खिलाफ फैसले डिक्टेट किए गए, तो ये सारी क्या जो धूल है अब ये बैठ जाएगी या इस पर मज़ीद कोई चीज़ें वजाहत या तहकीकात होना ज़रूरी है। और नाज़रीन, हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में PDM ने आज पेशावर में आज महंगाई मार्च किया है। महंगाई तो बढ़ती जा रही है, मुसलसल डबल डिजिट में जाने वाली है और जो खाने पीने की अशिया से मुतल्लिक जो महंगाई है वो तो 18% तक पहुंच चुकी है। लेकिन इस पर जो PDM है वो महंगाई मार्च तो कर रही है, लेकिन उनका कोई स्ट्रेंथ जो है वो इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव शो वो नहीं कर पा रही कि उससे गवर्नमेंट पे कोई असर पड़े। और यही वजह है कि हुकूमती तर्जुमानों ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि इस तरह के अगर मार्च करने हैं तो इसमें तो नज़र आ गया कि अवाम जो है इनके साथ निकलने को तैयार नहीं है और अवाम के लिए इमरान खान के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और नाज़रीन, हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे सेनेट में अपोजिशन के हवाले से कि एक तो हम आज भी जो PDM की तरफ से महंगाई मार्च है, वहाँ मौलाना फजल रहमान साहब ने कुछ शकूक व शुबहात का इजहार किया अपनी ही अपोजिशन की जमातों पर। तो जमातों के अंदर भी अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है फैसला साजी से मुतल्लिक जो भी हिकमत अमली है अपोजिशन की, कि जिस तरह से दिलावर खान ग्रुप पर रिलाई करके यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को अपोजिशन लीडर बनाया गया सेनेट में, उस वक्त मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने बात की थी, उसकी मुखालफत की थी पार्टी के अंदर। आज वो बोल पड़े हैं कि हमें इस पर अब कोर्स करेक्शन करना पड़ेगी। क्या इस तरह की अपोजिशन तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को गिरा पाएगी? चूँकि वो जो बात होती थी एक सफ़े की वो भी बड़ी डिस्कशन चली, लेकिन उसके बाद फिर इत्तेहादी भी साथ आ गए। लेकिन एक जो चेंज हुई है आज इस्लामाबाद के अंदर, क्या उसका भी इस पर असर पड़ेगा? हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं आमिर कियानी साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं लतीफ़ खोसा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, और जावेद अब्बासी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का अपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं जो एक पूरा एक माहौल बनाया गया यहाँ पे कि अदलिया के जो फैसले हैं, अदलिया अपने फैसलों में आज़ाद नहीं है, जो फैसले हैं वो डिक्टेट करवाए जाते हैं इदारों की तरफ से। पर्टिकुलरली नून लीग ने तो ये माहौल ज़रा ज़्यादा बनाया ये, तो उस पर चीफ जस्टिस की तरफ से वजाहत आई है बड़ी, उन्होंने बड़े जज्बाती अंदाज में आज वजाहत दी, ज़रा सुन लें। ये तासुर देना किसी के हम दबाव में काम कर रहे हैं, किसी इदारों के दबाव में काम कर रहे हैं, कम से कम मुझे कोई ऐसी इंसिडेंस का कोई याद नहीं पड़ती। मैंने किसी दबाव का नहीं लिया किसी इदारे का। हमारी अदालत जो फैसला करना चाहती है फ्री है करने के लिए और करती है, हर एक का मुआवजा करती है जिसका मुकदमा सामने आता है। गलत फहमियां पैदा नहीं करे लोगों के अंदर। मैं अपने इदारे के बारे में बात करता हूँ, लोगों को गलत बातें नहीं बताएं, इंतशार नहीं फैलाएं, इदारों के ऊपर से भरोसा नहीं उठवाएं लोगों का। किसी अनडेमोक्रेटिक सेटअप को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे। तो आमिर कियानी साहब, वजाहत हो गई, क्लैरिटी आ गई इसमें एक बयान से, या फिर एक बयान ना काफ़ी है? जितने ज़्यादा गर्द जो है वो आ गई है सारे मामले में, हम देख रहे हैं कि इतने ज़्यादा इल्ज़ामात हैं, एक वजाहत काफ़ी है या फिर इस पर थोड़ा कुछ चीज़ें सामने आनी चाहिए, तहकीकात हो के वटेवर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेहरबानी। देखिए, वजाहत का मकसद होता है उसकी एक बैकअप होती है। वजाहत का मतलब है कि अदलिया पहले भी काम कर रही थी और ठीक काम कर रही थी, और सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली हाई कोर्ट्स हमारे काम ठीक कर रहे हैं। ये बार बार कोई वीडियोज़ आना, जजेस की कभी वीडियोज़ ले आना, कभी एफिडेविट ले आना, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और आप अपने खुद ही अपने अदारे जो इंसाफ फ्राहम करते हैं उनको आप अंडरमाइन करते हैं, ख़राब करते हैं।
और आज चीफ जस्टिस साहब का जो रवैया और अंदाज़ था उससे साफ ज़ाहिर कि फ्रस्ट्रेशन पैदा की जा रही है। और अगरचा कि इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि अदलिया जिस तरह काम कर रही है उस तरह मुस्तकिल मजाजी के साथ काम करते रहेंगे। लेकिन ये मैं कहूँगा कि नून का ये वतीरा रहा है, ये हमेशा से आपने देखा, ये पहले चढ़ दौड़े उनके ऊपर फिज़िकली भी, फिर रोज़ कोई ना कोई उनके जो मुतलका जज थे या उनके सबऑर्डिनेट जजेस थे उनके ऊपर अटैक आया इनका, क्योंकि ये पाकिस्तान के तमाम अदारों को ये दिखाना चाहते हैं कि ये इस काबिल नहीं है। सिर्फ अदलिया नहीं बल्कि इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी और तमाम लोगों को जो अदारे हैं उनको एड ऑन लिया। कमज़ोरियाँ इनकी अपनी थी और ये अपने अदवार में मेरा ख्याल है ये वीडियो ही बनाते रहे हैं और एफिडेविट ही लिखवाते रहे हैं। उनके बेटे की कल मैं वीडियो देख रहा था, बड़े खुश मूड में थे, बड़े मज़े के मूड में थे और वो जनाब अली वो कर रहे थे, बयान दे रहे थे कि मेरे वाले सब तो मेंबर हैं PMLN के। वो और ये भी करते हैं, वो सदर भी बनने वाले, वो सदर भी मतलब है। मैं समझता हूँ कि इन जैसे वो इन फ़ॉन्ट का इशू आया था, ये वो दूसरा फ़ॉन्ट वाला इशू जनाब इन्होंने कोई प्रोड्यूस कर दिया है। और तस्दीक भी एक ही जगह से होती है, डॉक्टर भी इनकी एक जगह से तस्दीक करते हैं, इनके कागजात भी तस्दीक एक जगह से होते हैं। मतलब एक इन्होंने ना एक बड़ा एबनॉर्मल सा माहौल क्रिएट किया हुआ है। आपने तो इस चीज़ को अप्रिशिएट ही करना है जो सारी चीज़ें हुई हैं, चूँकि फ़ैसले जो भी हुए मैं फ़ैसलों पे किसी किस्म के शकूक व शुबात का इज़हार नून लीग की तरह नहीं करता, लेकिन अल्टीमेटली उन फ़ैसलों का फ़ायदा जाके तहरीक इंसाफ जो है वो मेन बेनिफिशरी बाद में बनी। मियां नवाज शरीफ की कन्विक्शन के बाद, नाअहली के बाद तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आ गई, सारे मामलात आपको फ़ायदा इसका हुआ। लेकिन ज़ाहिर है उसका जो क्लैरिटी आज चीफ जस्टिस की तरफ से आ गई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको सीरियस ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन नून लीग क्या इसको लेगी संजीदा? जनाब जावेद अब्बासी साहब, ये जो मामला आज हमने देखा चीफ जस्टिस की तरफ से बड़ी एक दबंग किस्म की वजाहत आई है इस मामले पे कि कोई किसी किस्म का कोई असरअंदाज नहीं होता फैसलों पे। आपकी पार्टी ज़्यादा जो है वो डाउट्स इस पे क्रिएट करती है कि भाई सारे फैसले जो हैं वो डिक्टेट होते हैं कहीं और से। वजाहत काफ़ी नहीं आज की जो चीफ जस्टिस की तरफ से आ गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया समर अब्बास साहब। ना ये हमारी जमात ने क्लेम किया है और ना ही हम करते हैं। आपको याद होगा कि जस्टिस सिद्दीकी जो जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने एक तकरीर की इस्लामाबाद में, जब आप जानते हैं पिंडी बार के अंदर ये एलिगेशन पहले उन्होंने लगाए हैं, ये एलिगेशन किसी और ने लगाए थे और वो उस वक्त सिटिंग जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और आपने उनके रिमार्क्स सुने हैं, आपने देखा है। अब जो मामला एफिडेविट का आया है जनाब, वो एक चीफ जज थे गिलगित बल्तिस्तान के, उन्होंने कहा है कि साकिब नसाब साहब एक एज ए चीफ जस्टिस पाकिस्तान तशरीफ लाए। उन्होंने मेरे मौजूदगी में और मेरी बेगम की मौजूदगी में ये गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बेगम जो मरने जा रही थी उससे वादा किया था कि मैं ये फैक्ट्स कौम के सामने लाऊंगा और उन्होंने एक एफिडेविट दिया। ये मामला बिल्कुल जुडिशरी के दरमियान है। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो साबका थे साकिब नसार साहब और एक चीफ जज जो थे वो उनके दरमियान है। उन्होंने ये लिख के दिया है। हमें पूरा यकीन है अदालतों के ऊपर, अदालतों से ही हमें इंसाफ मिल रहा है, हम भी अदालतों के पास ही जाएंगे। इसलिए हमारा बिल्कुल हमारा कोई तल्लीक नहीं है कि हम कोई ऐसे किसी भी ऐसे इशू में पड़े। हाँ, ये एक इशू बड़ा सीरियस है, नहीं ये एलिगेशन बड़े, ये एक रविश तो बन चुकी है सर, माजरत के साथ ये नून लीग की रविश तो बन चुकी है जावेद अब्बासी साहब के, जहां आपके हक में फैसला आता है वहां जुडिशरी बहुत अच्छी हो जाती है, जहां कोई थोड़ा नेगेटिव आ जाए तो वहां जुडिशरी जो है वो कहीं और से डिक्टेट होकर फैसले दे रही होती है। मेंबर भी है ना पार्टी का, आप रिस्पांसिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी, वो आपके मेंबर हैं, वो रजिस्टर्ड। मैं ये कहता हूँ मेरे अगर मेहरबानी करें कि ये हम फैसलों के ऊपर बात कर सकते हैं, फैसलों के ऊपर फेयर कमेंट्स भी किए जा सकते हैं। इस तारीख में ऐसे ऐसे बड़े फैसले हुए हैं कि सबसे बड़ा फैसला जुल्फकार अली भट्टो साहब को यहाँ सजाए मौत दी गई है और उसके बाद जजेस ने माफी मांगी है, उन्होंने कहा हमसे गलती हो गई, हमने दबाव के साथ फैसला किया, उनकी किताबें पढ़ लें। तो यहाँ ऐसे माहौल इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली रहा है जो नहीं होना चाहिए था, जो नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कहीं कोई आदमी जजेस एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं तो मेहरबानी करके उसमें पार्टीज को इन्वॉल्व ना करें। ये दो जजेस के दरमियान मामला है, सुप्रीम कोर्ट उस पर सो मोटो ले ले, दूसरी को अदालत पार्टी तो एक्टिव है सारे मामले पे सर, ज्यादा इस मामले को उठा तो आपकी जमात ही रही है कि देखें जी हमारे मौक़िफ़ की ताहीद होगी, हम जो कहते थे वो हो गया सारा, वो नोटराइज भी जाके उसी जगह से होता है जहां से मियां नवाज शरीफ की रिपोर्टें होती हैं एक ही जगह से, तो वो चीज़ें कहीं कनेक्शन तो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। साबिक नून लीग के साथ ताल्लुक, बेटों ने कहता है कि मेरे बाप को सदर बनाने जा रही है नून लीग। अगर एक जज साहब ये कह रहा है कि चीफ जस्टिस उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब नसार ने मेरे घर में बैठकर ये बातें की हैं और उन्होंने कहा है, तो अगर ये बातें सच हैं
तो क्या नोटिस इनको हुआ है, बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल नोटिस हुआ हुआ, वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन ओवरऑल जो चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम ये सारा कुछ छोड़ के घर चले जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, आपकी जमात की मैं बात करूं कि तशफ़ी आज के चीफ जस्टिस के बयान से हो गई है या नहीं हुई? हमें पहले भी थी और हमें आज भी है, लेकिन ये मामला बड़ा सीरियस है, इसको पूरी तरह इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, जो भी इसमें सजा है। अगर वो तो गलत बयानी की है, वो तो सारे मामले में एक उसमें एक वो तो एक इवेंट है ना सर। आपकी पार्टी ने तो पूरा एक माहौल बनाया हुआ है कि सारे फैसले डिक्टेट होते हैं, सारा वो तो एक वाकया है जो आप बात रेफरेंस दे रहे हैं बार बार बयान हल्फी का, राना शमीम साहब के। हमें इन अदालतों पे पूरा यकीन है, इसीलिए हम इन अदालतों के पास हैं, हम इनके पास जाएंगे, इन अदालतों से हमने इंसाफ मांगना है, इनके पास बार-बार इंसाफ मांगने जाएंगे। यानी जो मरियम नवाज साहबा का जो फैसला था, मरियम नवाज साहबा को जो सजा हुई, मियां नवाज शरीफ की न्यायालयी कन्विक्शन, सारा वो आप कह रहे हैं कि ठीक हुए ना? आप कह रहे मानते हैं बिल्कुल सारा अदालतों पे आप अभी कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। जस्टिस जज अरशद ने अपने एफिडेविट में कहा है कि मुझे दबाव पे से फैसला करवा गया, उसकी टेप मौजूद है। तो अगर वो जो भी जज था, अगर उसने ऐसी बातें की है तो हम किसकी बात माने? वो कह रहा था कि मैं इसमें इंसाफ, आप तारीफ कर रहे थे, फौरन आपने जो है ना वो पलटा दिया अपना बयान ही पूरा। आप आरे की तारीफ नहीं करेंगे, जो इंसाफ, जो मैं आपने अदालतों का पूछा है, अदालतों के ऊपर पूरा यकीन है। लेकिन जस्टिस अरशद ने जो बातें की हैं, अभी जो बाकी जजेस ने की हैं, जस्टिस सिद्दीकी साहब ने जो बातें की हैं, ये वो बातें हैं जिन पे डाउट क्रिएट होते हैं। वो भी किसी अदालत का हिस्सा थे, दोनों किसी न किसी अदालत का ही हिस्सा थे। बहरहाल आमिर कियानी साहब, वो जजेस, वो इस मुल्क के जजेस थे ना, कोई मुस्लिम लीग नून के कारकुन तो नहीं थे ना, वो इस मुल्क के जजेस हैं। वो हाई कोर्ट के एक जज थे, एक अकाउंटेबिलिटी के जज थे, आज ये कश्मीर का सबसे बड़े जज थे। अगर ये एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं तो मेहरबानी करके इसको इन्वेस्टिगेट होने दें। सर वो टेपें शेपें भी है ना, वो टेपों का मामला भी है, जाहिर है वो टेपें जब आती हैं तो फिर आप किसी न किसी से कुछ ना कुछ बुलवा ही लेते हैं। बहरहाल आमिर कियानी साहब, आप भी नहीं आ रही है, सच कौम के सामने आना चाहिए। अगर गलती, मैं आप भी कहता हूँ कि चीफ जज, टेपों का कोई तलब नहीं है सारे मामले से, गलत इल्जाम लगाया उनको लटकाएं, और अगर उसके इल्जाम ठीक साबित होते हैं तो जिस आदमी ने ये जुर्म किया है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो कोई टेप शेप की आप बात कर रहे थे, वो कह रहे टेपों का कोई तलब नहीं है, ये मामला हो रहा है। देखिए बेनिफिशियरी कौन है? बेनिफिशियरी है नून। जहाँ से ये हुआ है लंदन में बैठ के, खुद मैं उसके बेटे ने आगे तमाम तर राज और न्याज खोल दिए हैं, मतलब हर चीज़ उसने सामने रख दी है। इनका मेंबर है, ये कैसे हमारा उनसे तल्लक नहीं है? और उसी पे बेस करके उन्होंने अपना केस प्लीड किया है। तो ये मतलब एस्केप रूट ना ढूंढें, इसको एडमिट करें कि ये इनका एक्चुअली ये रहा है नून लीग का वतीरा के जो अदारे हैं उनको डिमोलिश करें और अपनी जो सल्तनत है उसे कायम किया जाए। ये कोई नई बात नहीं है, 40 साल से का ये तेवर है। और ये भी जो स्टैम्प, ये जो स्टैम्प पेपर और ये सारा कुछ निज़ाम है, ये तो मतलब ये तो कोई हिडन चीज़ ही नहीं है, और ये इनकी कोई हिस्ट्री है अनफॉर्चुनेटली, और ये इसी पे चलते हैं। जी जावेद भाई साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एहतराम है कियानी साहब का, उनको कहें कि अपने लीडर साहब के वो बयान देखें, जब चौधरी इफ्तिखार के मुतालिक एज ए चीफ जस्टिस वो क्या कह रहे थे, वो इलेक्शन के बारे में क्या कह रहे थे, वो पंचर लगाने के बारे में, जुडिशरी के बारे में क्या क्या बातें कर रहे थे इमरान खान साहब। और अभी ये कायनी अदारा है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसने डिस्का का एक फैसला दिया, किस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब और उनके मिनिस्टर उन पर बरसे हैं, किस तरह उस अदारे को जलील। प्राइम मिनिस्टर साहब जनाब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को टाइम भी नहीं दिया, उन्होंने कहा जी आप अदालत में हाजिर हो। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 1 मिनट नहीं लगाया और वो अदालत में पेश हो गए। सर वो ये कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं सिर्फ अदलिया ही आईनी इदारा नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी आईनी इदारा है, उसको भी एक अदालत का ही उसको हैसियत हासिल है। मैं चाहता हूँ आप जाके उन पे चढ़ाई कर देते हैं, ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक अदारा है जो आईनी जरूर है, लेकिन आप उसको भी ये देखना पड़ेगा। अब ये हमने जो बिल पास किया, इसके बावजूद अगर इलेक्शन कमीशन इसको रेजिस्ट करता है तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। देखें ये अब इनकी नंबर्स पूरे हुए नहीं हुए आपको सामने ही है। सर कराना इलेक्शन कमीशन ने मोडेलिटीज उसने वो देखनी है, सारी तय करनी है, पॉसिबल है नहीं है क्या? देखें पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है? आपको पता है कि इंडिया 90 करोड़ वोटर है। मैं एक मिसाल दें, ये कहते हैं जी 200 मुल्कों में, आपको उनको ये भी नहीं पता कि 200 मुल्कों में वो मुल्क भी हैं जिनके 800 लोग की आबादी भी है, 10,000 भी है, 10 लाख भी है। इंडिया की 90 करोड़ है, और उनका ये सिस्टम अगर सारी दुनिया की वोट्स मिला दी जाएं तो इंडिया में वोटिंग ईवीएम से हो रही है। और अभी उनकी रिसेंटली सर्वे सुन लें, 20,000 जो मशीनें थी, उन 20,000 मशीनों का ऑडिट हुआ है, एक भी वोट फेक नहीं निकला। आप डर रहे हैं। देखिए बड़े ममालिक, हम 5वां बड़ा मुल्क हैं दुनिया का आबादी के हर हिसाब से, और हमें मैं ये सवाल आपसे करता हूँ
कि कैसे चलेंगे अगर आपने ये टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं करनी। आज हम यहाँ बैठे हैं, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। ये डिबेट जो है वो शुरू हुई थी सुप्रीम कोर्ट से जजेस के फैसलों के हवाले से, ये कहीं और निकल गई है। लतीफ़ खोसा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। लतीफ़ खोसा साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये जो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर किया है, बड़े उन्होंने जो है ना जज्बाती अंदाज में कहा कि हमारे फैसलों पे कोई भी असरअंदाज नहीं होता, कोई भी इदारा असरअंदाज नहीं होता, हम अपने फैसले आज़ादी से करते हैं और अगर ऐसा कुछ हमें नज़र आया, कुछ हुआ तो हम छोड़ के चले जाएंगे। ये जो आज बयान है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, इससे ये जो एक बहुत ज़्यादा यहाँ पे इल्ज़ामात की एक पूरी बुछाड़ है जुडिशरी के हवाले से कि फैसले यहाँ पे डिक्टेट होते हैं, कोई इदारा आके करता है डिक्टेट, वो धूल छट जाएगी इल्ज़ामात की या मुश्किल है इस बयान से? एक बयान काफ़ी नहीं है उसके लिए। देखें, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब को भी या तो कोई कमीशन बनाना चाहिए। अगर पहले हमारे वक्त में आई थी इस किस्म की जिस पे रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो और उनको सज़ा की गई थी, तो एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को फारिग किया गया था, 2 हाई कोर्ट के जजों को फारिग किया गया था और वो जजमेंट आई बायस फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द रिकॉर्ड। अब अगर कुछ चीज़ें, एक शौकत सिद्दीकी साहब ने कुछ बातें कही हैं तो वो भी बड़ी मैं समझता हूँ मामला संगीन है। ठीक है, आपने जज साहब को तो निकाल दिया, उनको जो है आर्टिकल 209 में कि जी ये कॉन्डक्ट अनबिकमिंग ऑफ अ जज है कि उन्होंने एक तकरीर में इस तरह की बातें की कि उन पर असरअंदाज होने की किसी एजेंसी ने कोशिश की। और अब अगर एक अरशद मलिक की वीडियो आई तो उसको भी हमने जो है एक उन्हीं के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज करके और वो मर गया बाहर कैफ, वो अल्लाह को चला गया अल्लाह के पास। अब उसकी भी बात नहीं आएगी। तो अब ये जो एक ज़िंदा है शमीम, राना शमीम साहब जो चीफ जस्टिस रहे हैं, और उन्होंने अगर ऐसी बात की है साबका चीफ जस्टिस के बारे में, तो मैं समझता हूँ कि उस पर कंटेम्प्ट की नोटिस आ गया है और एक इंतहाई मोतबर आपके एक जर्नलिस्ट को उनको जो है कटहरे में खड़ा कर दिया है और उनके अखबार के मालिक को भी जो है उस टीवी के मालिक को भी उसमें लाके खड़ा कर दिया है कटहरी में। तो इसका मैं समझता हूँ कि एक ऐसी हाई पावर्ड कमीशन बनना चाहिए जो इसको थ्रेडबेयर इंक्वायर करे कि ये हो क्या रहा है मामला। यानी कि सिर्फ इस इंसिडेंट को नहीं, सिर्फ इस एक इवेंट को नहीं, बल्कि ओवरऑल जो इल्जामात हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहा है। सर, ये जामे तहकीकात नहीं होनी चाहिए फिर सारे मामले की, जो नून लीग बड़े अरसे से कहती आ रही है कि हमारे फैसले भी सारे दबाव में दिलवाए गए थे, बाकी चीजें भी हो रही हैं सारी, तो इस पर एक जामे कमीशन नहीं बनना चाहिए जो ओवरऑल इन्वेस्टिगेट करे, या फिर इस वाकई का आप कह रहे हैं स्पेसिफिक इस ये जो राना शमीम साहब वाला इल्जाम है उसके लिए कमीशन बनना चाहिए? नहीं, देखें, आप सारा इस्लाह करें। अगर भुट्टो साहब को फांसी देने वाले जज बाद में खुद एक कन्फेशन कर रहे हैं, जो आज भी हम सुप्रीम कोर्ट में लेके नालिश सदारती रेफरेंस के ज़रिए हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं कि वो एक अदालती कत्ल था और ये अगर अदलिया के माथे पर एक कलंक है तो इसको जो है शफाफ और साफ़ करना चाहिए। वो भी एक मामला है सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है, वो लगाते नहीं है, लग नहीं रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये इन टोटलिटी हम चाहते हैं इस इदारे की इज़्ज़त और तकरीम वही हो जो आइन जिस चीज़ का मुतकादी है, और लोगों को उसी तरह गैर जानिबदार और मुनसफ़ाना इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन इंसाफ होना ही नहीं, इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। तो अगर इतनी बातें आ गई हैं तो खाली बातों से बात नहीं बनेगी कि आप कहें जी हम पर कोई असरअंदाज नहीं होता। और अव्वल तो ये है कि ये जो मनसब है, इतना ऊंचा मनसब है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, कि उनको बजाय इसके कि इस तरह के एक ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए वो जो है अपना इजहार करें, इसको बाकायदा एक कमीशन हाई पावर्ड बना के इन चीज़ों की तह तक पहुँचें। देखें, अगर एक चीफ जस्टिस ने गिलगित बल्तिस्तान के एक चीफ जस्टिस साहब का सुप्रीम कोर्ट के बात की है तो ये आसान है इसको डिसाइफर करना। उनके फ़ोन ले लें, इनके फ़ोन ले लें, रजिस्ट्रार के फ़ोन ले लें, उन जज साहब के फ़ोन ले लें, इनकी कनेक्टिविटी होगी। और इस तरह की कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि सच्चाई पर और सदाकत पर आपकी तजवीज़ जो है वो काबिल अमल लग भी रही है कि इसमें पहुंचने के लिए आपको चाहिए
कोई कमीशन बन जाना चाहिए। ठीक है, मुझे सर एक मुख्तर ब्रेक लेनी है। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि ये मामला तो हो गया, लेकिन जो इस वक्त पीडीएम में चल रहा है, हुकूमत के दरमियान चल रहा है, अपोजिशन क्या इतनी ताकतवर हो सकेगी कभी कि वो इस गवर्नमेंट को गिरा पाए? बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक द शो। नाज़रीन बात कर ले ज़रा अपोजिशन की कि अपोजिशन ने बड़े बड़े दावे किए थे कि हम इमरान खान को भी नहीं छोड़ेंगे, चेयरमैन सेनेट को भी नहीं छोड़ेंगे, हटा देंगे सबको। अब एक सफ़ा जो था वो फट गया है पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान, लेकिन उसके बाद चीज़ें जो हैं वो हमें दोबारा से बेहतर होती नजर आई। ताती भी साथ आगे कानून साजी भी हो गई, ना सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर जॉइंट सेशन में हुई बल्कि सेनेट के अंदर भी। कल अददी अक्सरियत अपोजिशन की वहाँ ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत ने अपने बिल वहाँ से पास करा लिया। उस पर शहबाज गिल साहब ने एक ताना दिया है आज अपोजिशन को, ज़रा वो सुन लें। कल भी सेनेट से 4 बहुत ही अहम बिल पास हुए। परसों कह रहे थे बुलडोज कर दिया। भाई अगर बुलडोज कर दिया, कल आपके सेनेटर कहां सोए हुए थे? आपके 20 सेनेटर गायब थे कल। पहले आपने न्याणे गिन लो ते हिसाब कर लो भी किधर ने हो सारे, फिर हुकूमत सुट लेना इमरान खान दी। हर बारी सुटन दे चक्कर दे विच आप डिग पैंदे हो। सर ये आमिर कियानी साहब, ये तो उस वक्त खान साहब ने भागम भाग में 19 नवंबर से पहले इजलास बुला के चीज़ें सारी उनकी थी कोशिश कि उससे पहले हो जाए, वो हो भी गया। आगे भी आपको उम्मीद है कि चीज़ें ऐसे ही स्मूथ चलेंगी आपकी, या आज के बाद थोड़ा सा मुश्किल होगा? देखिए मैं वैसे आज की वजह में जो है वो आप समझ गए होंगे मैं क्यों कह रहा हूँ। देखिए एक चीज़ में रखें, ये कोई नया इनका मसला नहीं है। हाँ। ये 3 साल से जब हम पहले दिन इलेक्ट हो गए, हम जब पार्लियामेंट गए, पीएम साहब ने पहली तकरीर की, तो तब से इन्होंने हल्ला बोला हुआ है, लेकिन इनके हाथ नहीं पड़ रहे। इनके ऊपर एक अजाब आया हुआ है। पिछले साल भी आपने कहा पीएम वाले थे, पढ़ने वालों ने हाथ पढ़ने ही नहीं दिए कभी। नहीं सर, जो भी सिचुएशन है इनकी हालत बिल्कुल नाजुक है। ये इनके अंदर आपस में भी इख्तलाफात हैं, इनके अपने इशूज बहुत सारे सीरियस हैं। और विद इन ये सिर्फ नहीं, वो तो कहते हैं टेलीफोन कॉल आ जाती है हमारे बंदों को, नहीं इनके विद इन पार्टी के अंदर भी हुकूमती बंदों को कॉल आती है। मैं बता रहा हूं कि इनके पार्टी के अंदर भी कोई हम आंगी नहीं है। सो इनका ये जो है ना, ये इनकी जो लॉन्ग मार्च कभी करते हैं या कोई महंगाई मार्च करते हैं, एक्चुअली ये हमें यकीन आप कर लें कि ऑपोजिशन से अल्लाह के फजलो करम से कोई खतरा नहीं है। हम काम अपने काम कर रहे हैं, वी आर फोकस्ड, और इंशाल्लाह ताला बार बार कहते हैं कि बंदे आपके जो हैं वो हमारे साथ राब्ते में हैं, लेकिन उन्हें कहीं से कॉल आ जाती है। वो इनसे पूछे, देखिए सुने शाहबाज साहब ने आज भी बात की पेशावर में महंगाई मार्च में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कॉलें आती हैं। इनके डिप्टी स्पीकर साहब को हमने कॉपी पेंसिल उस दिन दी थी कि आप गिनती करें। जरा सुन ले सर, वो जो कॉल्स की बात कर रहे हैं, चले गिनती तो जरा जब कॉल आती फिर गिनती पूरी हो जाती है, वो एहतमाम से लाने वाली। जरा सुने जी। जो कानून साजी आपके मेंबर नहीं करना चाहते, लेकिन टेलीफोन पर धमकियों से कानून साजी कराई जाती है, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। वक्त दूर नहीं है, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये गलत कानून जो मुल्क पर मुसल्लत किए गए, जिसमें अवाम की राय नहीं है, कि सब कानून खत्म कर दिए जाएंगे। आवाम की राय नहीं, टेलीफोन कॉल्स का कमाल है। देखिए मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, उस बिल में क्या था? क्या 90 लाख पाकिस्तानियों को वोट देना इनकी तबीयत पे गरां गुजरा है, या ईवीएम यूज करना? देखिए नहीं, वो इख्तलाफ, वो कह रहे हैं यार आप मुशावरत करें। एक तरफ स्पीकर खत लिखते हैं अपोजिशन को कि हर बार के मुशावरत से कानून साजी करते हैं, हर बार इनको इनवाइट भी करते हैं, बुला लिया जाता है। लेकिन इनका प्रॉब्लम ये है कि इनके आपस में भी आप देख लें, हमें तो छोड़ें, आपस में पहले बैठ के तो मुशावरत कर लें, आपस में तो कर लें, हमसे तो बाद में मुशावरत करें। और देखिए मैंडेट जब पार्टी को मिलता है वो अपने हिसाब से चलती है, और हमने इनको इन्वाइट भी किया है, लेकिन ये क्योंकि बजिद हैं कि गवर्नमेंट की कोई बात मानती नहीं है, इन पे तो मन सलवा भी उतरा है, तो ये नहीं मानेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने लेटर लिखा था, दोबारा जवाबी खत स्पीकर की तरफ से आया था शहबाज शरीफ साहब को, उन्होंने जवाबी खत लिखा था कि ठीक है कंसल्टेशन करते हैं। कंसल्टेशन रही भी, साजी इंतखाबी इस्लाहात। सर इलेक्शन सिर्फ आपने नहीं लड़ना, आपने 1 करोड़ 70 लाख वोट लिए, बाकी जमातों ने भी 2.5 करोड़ वोट लिए, उन सब का एक सवाल स्टेक से उन सब के आप 50 हो जाती। 50 साल से ये रोना जो रो रहे हैं, रोना जो रो रहा जा रहा है कि जी धांधली, तो क्या दुनिया में टेक्नोलॉजी अगर आगे गई है तो उसकी यूजेज जरूरी नहीं है? मुझे ये समझ, कई मुल्कों ने वो ये भी नहीं, गलत बात है, करके छोड़ दिया, बिल्कुल गलत बात है। ये अभी मैं ऑन स्टैटिस्टिकली मेरे पास पेपर है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये गलत बात है कि इंडिया आपका बिल्कुल पड़ोसी मुल्क है, 90 करोड़ कंट्रीज कुछ नहीं सर, यूरोपियन कंट्रियों में प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम आप उसकी डिटेल में जाएं, आपको आइडिया हो जाएगा। पहले इनकी बात है कि पहले ये तो अपने आप को हम इनमें कोई ठीक है, तो मुताबिकत पैदा हो। लतीफ खोसा साहब, ये जो इस वक्त हुकूमत तो बड़ी कॉन्फिडेंट है
चलें वो एक सफ़े वाली बात तो ज़रा साइड पे छोड़ देते हैं। वो कह रहे हैं कि वो मामला तो अलग है, वहाँ से चैलेंज इन्हें हो सकता है, अपने बंदों से भी हो सकता है, लेकिन जो अपोजिशन है इसको तो गवर्नमेंट खातर में बिल्कुल लाती ही नहीं है। वो कह रहे हैं इससे तो हमें किसी किस्म का खतरा है ही नहीं है, चूँकि ये आपस में तकसीम दर तकसीम मामला चला आ रहा है, एक दूसरे के साथ मुफादात हैं बहुत सारे। आज आप ही की पार्टी के जो है मुस्तफा खोखर साहब वो कह चुके हैं कल के पार्टी के अंदर हमें मामला ठीक करना होंगे, कुछ कोर्स करेक्शन की वो बात कर रहे हैं, ज़रा सुन लें आप भी। पोजीशन की जो इस वक्त हालत है वो बड़ी मायूस कुन है, और आज जो सेनेट में हुआ उसमें मैं तो फ्रैंकली एडमिट करूंगा कि उसमें पहली गलती तो हमारी है। हमारे पास नंबर्स थे, वो नंबर्स पूरा करना हमारी जिम्मेदारी थी, हमने वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की। अपोजिशन जो सबसे बड़ी रुकावट है, फ्रैंकली मैं समझता हूँ कि जो अपोजिशन का आपस में इत्तेहाद ना होना है। सेनेटर दिलावर ग्रुप जो हमारे साथ ये जो 4 मेंबरान मौजूद हैं, हमने वोट लेकर इनसे अपोजिशन लीडर के ओहदे के लिए गलती की थी। ये ओरिजिनल सिन जो है हमारा, जब तक हम इस ओरिजिनल सिन को दुरुस्त नहीं करेंगे भी हमें फैसला करना चाहिए कि आखिर हमने इनका करना क्या है। तो जनाब लतीफ़ खोसा साहब, पहले ओरिजिनल सिंध अपना ठीक कर लें, बाद में गवर्नमेंट को हटाने की गिराने की बातें कीजिएगा जी। देखें, ये मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब का एक अपना व्यू पॉइंट है, लेकिन देखिए ज़रा फ्रॉड किया क्या गया है। ये सप्लीमेंट्री एजेंडा में ये आइटम्स लाए गए हैं, और 12:30 बजे जुमे वाले दिन जब लोग जुमे के लिए चले गए थे कुछ बहुत सारे सेनेटर्स, तो ये शबखून मारा गया उस वक्त जब 12:30 बजे एक सप्लीमेंट्री एजेंडा के जरिए, कभी सप्लीमेंट्री एजेंडे के जरिए वो तो सर चेयरमैन सेनेट का ये कह रहे थे कि माजी में आप लोग भी ये करते रहे, जो है सप्लीमेंट्री एजेंडा करें। मैं तो पहली दफा लेके नहीं आई, कह रहे पिछली हुकूमतों में भी ऐसा ही होता रहा, सारे लेके आते रहे सप्लीमेंट्री एजेंडा, वो तो एक माजी की रिवायत मौजूद है, वो भी ले आए। लेकिन वो आपका तो दिलावर खान ग्रुप पे बार बार रिलाई करना भी नहीं, देखें वो भी एक आपको गलती थी ना सर। कोई ऐसी आप सुनेंगे तो फिर है ना, देखें सप्लीमेंट्री एजेंडे के जरिए कोई ऐसी इमरजेंट चीज आ जाए तो उसको सप्लीमेंट्री एजेंडा पर लाया जाता है। ये तो 6 महीने से पेंडिंग थे ये बिल्स जो है, ये बिल्स को आप 12:30 बजे सप्लीमेंट्री एजेंडे के जरिए इंटरजेक्ट करते हो। किसी सेनेटर को आप पढ़ने की इजाज़त नहीं देते हो, किसी सेनेटर को ये पता नहीं है कि ये बिल है क्या इस तरह से कानून साजी होती है। मैं खुद सेनेट में रहा हूँ, 2 बार सर मुझे ये बता दें, मजाक नहीं हुआ। ये बता दें कि ये चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के बारे में जो बातें हम सुन रहे हैं पिछले दिनों से, अब वो मूव अभी अलाइव है या वो खत्म हो गया मामला, अब नहीं करेंगे, मुश्किल है? अरे बाबा, 64 बंदों ने मूव की करारदाद, खड़े होके 64 बंदों ने मूव की और वोट निकले 50। तो आप अंदाज़ा कीजिएगा कि जब आपके फ़ोन्स होते हैं और जब आपका एक टाइम फ्रेम होता है कि कटआउट डेट आप दे देते हैं कि 19 तारीख से पहले ही ये चीज़ें इस तरह करनी है, और जब आपने ये तय कर अब तो 19 गुजर गई है ना, मैं 19 गुजरने के बाद की बात कर रहा हूँ कि अब तहरीक अदम एतमाद आ सकती है कानून। देखें, तहरीक अदम एतमाद से क्या फ़र्क पड़ेगा मुझे बताएं। तहरीक अदम एतमाद जिस तरह से ये लोग बुलडोज करने के आदी हैं, इससे बहुत आगे बढ़ गई है बात यह है कि हमने पाकिस्तान को गिरवी रख दिया है IMF। तो ये बात बिलावल साहब को समझाएं, वो ज्यादा बात करते हैं तहरीक अदम एतमाद की। कलभूषण के ताबे कर दिया है, हिंदुस्तान के ताबे कर दिया है, और आज भी ये हुकूमती बेंचेस हिंदुस्तान का नाम लेके EVM की बात करते हैं। अरे हिंदुस्तान का बाबा, वो तो 3 हफ्तों 4 हफ्तों के बाद जो है पर मुहित होता है उनका इलेक्शन। ठीक है सर, मुझे एक मुख्तर ब्रेक लेनी है, माजरत खां, इलेक्शन कई हफ्तों पर मुहित होता है। ठीक है, मुझे एक मुख्तर ब्रेक लेनी है नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो सेनेटर जावेद अब्बासी साहब से पूछेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान किस पे शक का इज़हार कर रहे हैं, क्या वो उन्हें नून लीग से मुतल्लिक भी शक है कि वो भी किसी मसलियत का शिकार ना हो जाए। बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक द शो नाज़रीन। अपोजिशन को जब शिकस्त का सामना करना पड़ता है कानून साजी के मामले पर या फिर किसी स्ट्रीट मूवमेंट पे हुकूमत को हटाने के बड़े बड़े दावे आर या पार के मामलात, तो फिर वो किसी न किसी पर डाल देते हैं। अभी ये पार्लियामेंट के अंदर भी जो कानून साजी गवर्नमेंट ने कर ली सक्सेसफुली, उस पर भी वो टेलीफोन कॉल और बाकी चीज़ों के अपने हवालाजात सुनना शुरू कर दिए। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब को ज़रा शक होना शुरू हो गया है अपने रैंक्स के अंदर अपोजिशन की जमातों के ऊपर कि कहीं कोई मसलियत का शिकार ना हो जाए। आज उन्होंने ज़रा दोबारा से जोश दिलाया अपने जो अपोजिशन के लोगों के, पीछे मत हटिएगा, मसले का शिकार मत होइएगा। जरा सुन लें।
हो सकता है किसी को मसलहतों की सियासत कमजोर कर दे, हो सकता है किसी को हुकूमत की मजबूरियां कमजोर कर दे, हो सकता है किसी को अपने मुफादात की कमजोरियां मजबूर कर दें। न इक़्तिदार की लालच है, न मफादात की लालच है। लड़ते रहेंगे यहाँ तक कि इस नाजायज और नापाक हुकूमत को समंदर बुर्द न कर देंगे। जनाब जावेद अब्बासी साहब समंदर बुर्द करने की बातें भी करते हैं हुकूमत को, लेकिन साथ ही साथ अपने जो रैंक्स में लेफ्ट राइट लोग हैं मौलाना साहब को उन पर बड़ा शक है कि वो किसी मसलियत का शिकार होने लगता है कि मौलाना के साथ फिर से हाथ तो नहीं होने जा रहा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मौलाना साहब बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है इस मुल्क के, बड़ा उनका एहतराम है, बड़ा उनका विजन है, सियासत की नब्ज पे उनका हमेशा हाथ रहता है और वो बड़ी बात, उन्होंने कोई गहरी बात वो करते हैं जब, तो वो उनकी बात में कोई ना कोई हर वक्त कोई ना कोई चीज जरूर महसूस करते हैं और वो होती है। मुझे अब तो लगता है नून लीग से मुताल्लिक़ कुछ महसूस कर लिया है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने किसी पार्टी को, उन्होंने बड़े कनेविस में बात की है, उन्होंने बड़े उसमें बात की है, उन्होंने एक सबको उभारा है कि कोई ऐसा मामला ना हो। इस हुकूमत से तो मेरा ख्याल है कि जान छुड़ाने के लिए अब सारी सियासी जमातें जो हैं वो मुतहद हैं और उसकी बड़ी वजह है। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई मुश्किल है सर, मुतहद तो आप पिछले 1.5 साल से, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। आगे क्या कर लेंगे मुतहद होके? जरा काइंडली अगर 1 मिनट आप अनायत करें, इस वक्त जो मुल्क की माशी हालात है, जिस तरह गुर्बत फैल रही है, जिस तरह महंगाई हो गई है, जिस तरह लोगों की जिंदगियों में इस हुकूमत ने मुश्किलात पैदा कर दी हैं, जिस तरह गैस और बिजली के क्राइसिस मुल्क के अंदर पैदा हो गए, ये मुल्क उस तरफ इन्हें लेके गए हैं कि अगर सारी जमातों ने मिलकर इनसे जान ना छुड़ाई और कोई हल ना निकाला तो ऐसी बंद गली में चले जाएंगे कि कोई ठीक नहीं कर सकेगा। हम आपसे भी पूछेंगे कि आप क्या कर रहे थे। बहरहाल जरा आमिर कियानी साहब से मैंने ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। आमिर कियानी साहब, रियासत जो है वो किसी के आगे झुकती नहीं है, रियासत सबसे ताकतवर होती है किसी भी मुल्क के अंदर, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने तो कुछ बातें की कि अभी हम तैयार नहीं है एक्सट्रीमिज्म से मुकाबला करने के लिए। यही वजह है कि एजाज चौधरी साहब आज साथ रिजवी साहब के पास पहुंचे हुए थे मुलाकात के लिए, को फूल शूल भी लगता है लेके गए होंगे उनकी रिहाई पे मुबारकबाद देने के लिए। आप किसके साथ हैं, एजाज चौधरी साहब के साथ हैं या फवाद चौधरी साहब के साथ? देखिए, मैं तो लेके गए वहाँ पे, हमारा अपना एक पार्टी का एक अपना मंशूर भी है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी है, तो ये कोई पार्टी को आपस में इख्तलाफ की कतन कोई बात नहीं है। फवाद चौधरी का एक वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और एजाज चौधरी साहब एक ग्राउंड के आदमी, उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चले हैं। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रख लें कि हमारी पार्टी में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, आपने अभी रिसेंटली जो इवेंट्स हैं वो भी आपने देखे कि वी आर वेरी फोकस्ड। हमारा ज़्यादातर रुझान ज़ाहिर है जो इंटरनेशनल आप देख रहे हैं कि जो मामलात खड़े हो रहे हैं उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ज़ाती तौर पे इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, उनको मैनेज भी कर रहे हैं। देखिए लोकली जनरल पाकिस्तान तहरीक साहब को तशवीश है कि ये एजाज चौधरी साहब जो है वो उनको फूल, देखिए एजाज चौधरी साहब का जवाब गवर्नमेंट जो है उन्होंने चौक कर दी, पुलिस वाले एजाज चौधरी साहब को तो मैं समझता हूँ कि वो खुद उसका जवाब दे सकते हैं, वो गए हैं तो क्या हुआ, आपके ताबे है ना पार्टी के अंदर, आप सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के। नहीं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन जब एक चीज हुई और वो गए हैं तो आपकी मर्जी मंशा से जा रहे हैं? नहीं, मेरी मर्जी से तो नहीं जाएंगे ऑब्वियसली, वो तो कोई पॉलिसी आगे इत्तेहाद भी करने जा रहे हैं आप उनके साथ? ऐसा टीएलपी के साथ अभी कतन कोई ऐसी बात नहीं है, इत्तेहाद की तो बात ही नहीं हुई। कह चुके हैं रिकॉर्ड पे कि हम उनके साथ आगे चल के इलेक्शन अलायंस भी कर सकते हैं। ये किसने कहा? एजाज चौधरी साहब ने कहा था। अच्छा, एजाज चौधरी साहब का फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, पार्टी सोचती है, पार्टी बैठती है, पार्टी डिसीजंस लेती है। ऐसा नहीं है कि एक बंदा जाके कहेगा तो हम पार्टी उसके पीछे खड़ी हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जहां तक इन्होंने बात की, मैं उनकी बात कही। खोसा साहब, एजाज चौधरी साहब तो पहुंच गए जी साथ रिजवी साहब के पास फूल शूल लेके मुबारकबाद देने रहे कि जो उन्होंने कहा था वो कर दिखाया। ये रियासत की जो कंफ्यूज्ड एक अप्रोच है ये हमें किस तरफ लेके जा रही है? जो फवाद चौधरी साहब ठीक कह रहे हैं कि हम इनसे लड़ने के लिए तैयार नहीं है अभी। एक तो खुदा के लिए रियासत और हुकूमत को मुंजबित ना कीजिएगा। रियासत बिल्कुल एक अलग मसाला है और आर्टिकल 7 में अगर रियासत की तारीफ देखें तो उसमें हुकूमत रियासत नहीं है, ना अफवाज पाकिस्तान रियासत है और ना ही अदलिया रियासत है। रियासत सिर्फ अवाम है और अवाम अपने मुंतखब ऐवानों के ज़रिए जो हुकूमतें मुतरशे होती हैं, ये है सिर्फ रियासत। और हुकूमतें आती जाती रहती हैं और आर्टिकल अगर 5 देखें तो उसमें भी लॉयल्टी टू द स्टेट है, रियासत के साथ वफादारी, हुकूमत के साथ नहीं, और ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन और आइन की ताबेदारी, ये दो हैं जो वाजिब है हर पाकिस्तानी पर और हर इदारे पर। तो इसलिए एक तो रियासत का नाम ना लें।
अब रहा हुकूमत को तो पता ही नहीं है टीएलपी के साथ मुआहदा क्या हुआ है, आज तक इनको पता ही नहीं है। और वो बात तो आपके इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने बड़े वाजे तौर पर कहा है, और हुकूमत की पॉलिसी तो ये थी, इन्होंने तो कलअदम करार दे के, दहशतगर्द तंजीम करार दे के, रॉ के एजेंट करार दे के इन्होंने हिंदुस्तान के इनको जो है गुमाश्ते करार दिया था। और अब 2 दिन के बाद जो है किसी और इदारे ने जो है ये उसके बाद ये जो भी डील किया है, सुलह की है, जो भी किया है, रियासत को तो पता ही नहीं है, और रियासत क्या हुकूमत को भी पता नहीं है। तो अगर ब्लैक में कादरी साहब के साथ जो बैठ के आप सारे और इसी तरह की रोड पे गुफ्तगू के साथ कर रहे हैं, ठीक है ये जो आप उस वक्त सारे कादरी साहब के साथ उनके कैबिन में सारे पीपल पार्टी और ये सारे मिल के बैठते थे। ज़ाहिर है जब आपके रियासत के मामलात होते हैं या गवर्नमेंट के भी होते हैं तो उनको हैंडल तो करना पड़ता है, या आपने उनको हैंडल भी करना है और करते भी हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट को हैंडल गवर्नमेंट करे ना, ओ भाई गवर्नमेंट करे ना, तो गवर्नमेंट ही कर रही है। कौन सा रियासत बीच में आई है? रियासत गवर्नमेंट कर रही है, ये बात भी गवर्नमेंट की हो रही है। गालिबन आप उस पर सारा रिट्रैक्ट हो गए, हम तो गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। हम बड़े क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह, जिस विजन पे और जिस सोच पे हम जा रहे हैं वेरी क्लियर। नहीं कहना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पार्टियां जो 40-40 साल नहीं है और जो हमें बड़ा गलत किस्म के हालात वाकयात देके गए हैं उसको आगे चलाना पड़ता है। हर चीज को तकसीम किया हुआ है, हर चीज तकसीम हुई है, क्या लोग तकसीम हुए हैं, क्या अदारे तकसीम हुए हैं, हर चीज का बेड़ा गर्क हुआ है। अनफॉर्चुनेटली 40-50 साल का ये जो सफर था इंतहाई अफसोसनाक है, क्या कहा जा सकता है। ये सफर जो है ये हम इसमें कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही। हर गवर्नमेंट जो भी नहीं आती है, ऐसा नहीं है, समझौता करके फिर झुक जाते हैं। कोई परमानेंट सोल्यूशन इस मामले का निकलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन आज के शो में इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।